हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीव्र और मंद अभिक्रियाओं की। इससे पहले हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर हमने ये पढ़ा है कि क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। संयुग्मन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वो अभिक्रियाओं के प्रकार थे, लेकिन वहां पर आधार था कि क्रियाकारक किस तरीके से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अब देखो, तीव्र और मंद अभिक्रिया ये भी अभिक्रियाओं का प्रकार है, लेकिन ये इस आधार पर है कि अभिक्रिया कितने समय में संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया कितने समय के अंदर क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। या फिर ऐसा नहीं मानो तो आप ऐसे भी मान सकते हो भाई अभिक्रिया का वेग क्या है। भाई एक तो बहुत तेज गति से संपन्न हो जाए अभिक्रिया और एक धीरे धीरे संपन्न हो। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाला समय या फिर अभिक्रिया का जो वेग है, या तो अभिक्रिया में लगने वाला समय या फिर अभिक्रिया का वेग, इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की है। एक तो तीव्र अभिक्रिया यानी कि फास्ट रिएक्शन होता है और दूसरा होता मंद अभिक्रिया यानी कि स्लो रिएक्शन। तो देखो, तीव्र अभिक्रिया का मतलब तो यह है कि जैसे ही आप क्रियाकारक मिलाएं तो तुरंत रिएक्शन हो जाए, यानी कि उसको संपन्न होने में सेकंडों का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? सेकंडों में लगेगा, जो भी समय लगेगा, ठीक है। और मंद अभिक्रिया का मतलब है कि आपने क्रियाकारकों को आपस में मिला दिया, लेकिन उस अभिक्रिया को संपन्न होने में घंटों का समय लग रहा है, या दिनों का समय लग रहा है, या महीनों का समय लग रहा है, या वर्षों का समय लग रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाएगी, स्लो रिएक्शन कहलाएगी। तो आप क्या कर लो, पहले इतनी बातों को नोट कर लो पहले, फिर मैं तीव्र और मंद अभिक्रिया के बारे में अलग अलग बात करूंगा। तो बस ये ध्यान रखना भाई, ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार है ये अभिक्रिया में लगने वाले समय पर या वेग के आधार पर है। जो अभिक्रिया का वेग है उसके आधार पर ये अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपने वीडियो पॉज करके नोट तो कर ही लिया होगा। तो मैं पहले बात करूंगा तीव्र अभिक्रिया की। तो पहले मैं तीव्र अभिक्रिया की बात कर लेता हूं। तीव्र अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन। तो देखो इस क्या हो गई ये, इसके लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जो क्रियाकारकों को मिलाने पर तुरंत संपन्न हो जाती है उसे क्या बोला जाता? तीव्र अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो पहले परिभाषा अपन लिख दे मैं इसकी, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया कारकों को आपस में मिलाने पर तुरंत संपन्न हो जाती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है।
अब इसके उदाहरण अपन लेते हैं साहब तीव्र अभिक्रिया के। तो देखो पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं आपके सामने कि परबल अम्ल और परबल क्षार, परबल अम्ल और परबल क्षार के बीच में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो सब तीव्र अभिक्रियाएं होती है। परबल अम्ल और परबल क्षार के बीच में कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसको संपन्न होने में लगभग 10 की घात माइनस 10 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 10 की घात माइनस 10 सेकंड का समय उसको लगता है। मतलब सेकंडों से भी कम समय के अंदर वो अभिक्रिया क्या हो जाती? संपन्न हो जाती। जैसे मैं उदाहरण लिखूं यहां पर, तो ये HCl ले लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रकार का परबल अम्ल है ये। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, जब अभिक्रिया होगी तो देखो ये परबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार है, और ये परबल अम्ल है। दोनों के बीच में हमने अभिक्रिया करवाई तो NaCl बन जाएगा और जल बन जाएगा, HOH बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगेगा? 10 की घात माइनस 10 सेकंड। देखो हमने रासायनिक समीकरण पढ़े हैं तो उसमें कमी भी पड़ी थी रासायनिक समीकरण की, कि हमें यह पता नहीं पड़ता कि अभिक्रिया कितने समय में संपन्न होगी। तो उस कमी को भी अपन दूर कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको दूर कैसे करेंगे। जैसे ये समीकरण लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, और ये खुद क्या है? लिक्विड है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो समीकरण है ना उसके लास्ट में कोष्टक में समय भी लिख देते हैं, भाई ये अभिक्रिया इतने समय में क्या होगी? संपन्न होगी। लेकिन क्या है कि हमें सारी अभिक्रियाओं के लिए फिक्स ये पता नहीं रहता है कि ये कितने समय में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर जो परबल अम्ल और परबल क्षार है उसके बीच में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसको संपन्न होने में 10 की घात माइनस 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर पहले उदाहरण के अंदर मैं ये लिख सकता हूं कि परबल अम्ल व परबल क्षार के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया में 10 की घात माइनस 10 सेकंड का समय लगता है, समय लगता है। अतः यह तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहला उदाहरण उतारो, फिर आगे के उदाहरणों की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, नोट किया सबने। अब अगला उदाहरण देखो आप। देखो दूसरे उदाहरण में क्या बात है। ये मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसके अंदर मैं डाल देता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के अंदर क्या डाल दिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। तो जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता देखो, AgCl प्राप्त होता है और साथ में हमें मिलेगा
HNO3, समझो देखो इधर, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में मिलता है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, इन दोनों का विलयन है, इसको हम क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो देखो यहां पर क्या होता है, HNO3 वो तो अलग निकल गया और AgCl ये अलग आ गया। तो HNO3 तो जल में घुलनशील होता है, लेकिन ये जो AgCl है ये जल में घुल नहीं पाता है, ठोस अवस्था के रूप में ये क्या होता है, नीचे की ओर बैठ जाता, सफेद रंग का होता है ये। तो ये क्या होता है, वास्तव में रिएक्शन के अंदर सफेद अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त होगा। किस रूप में प्राप्त होगा, सफेद अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त होगा, क्योंकि इसका कलर सफेद होता है और ये जल में घुल नहीं पाता है, नीचे बैठ जाता है। जो भी पदार्थ अभिक्रिया में नीचे बैठेगा उसे आप अवक्षेप ही बोलेंगे। तो यहां पर ये जो AgCl है किस रूप में मिलता है, सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है। तो देखो वास्तव में होता क्या है कि जब सिल्वर नाइट्रेट और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन दोनों के मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है, तो तुरंत ही हमें AgCl का सफेद अवक्षेप क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया है। हम समय नहीं बता पा रहे यहां पर, क्यों, क्योंकि जैसे ही इनको मिलाओगे आप, तुरंत ही आपको सफेद अवक्षेप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगी। यानी कि क्रिया कारकों को मिलाने से तुरंत ही क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी और इसका सफेद अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपना दूसरा उदाहरण यही बन जाएगा तीव्र अभिक्रिया के लिए कि जब सिल्वर नाइट्रेट का अणुसूत्र पता है क्या होता है, AgNO3, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के विलयन को मिलाया जाता है तो तुरंत AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण है, इसको भी आप नोट करो। एक तीसरा उदाहरण और दूंगा इसके बाद में मैं, तो पहले आप इसको नोट कर लो, तीसरा उदाहरण देता हूं इसके बाद में। ठीक है, नोट किया आपने। अब देखो तीसरा जो उदाहरण है वो बात करता हूं मैं। इसमें एक छोटी सी बात और नई सीखेंगे अपन। पौधों के अंदर एक अभिक्रिया होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये तीसरा उदाहरण अपना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको संतुलित कर देता हूं मैं। यहां कार्बन 6 है, यहां मैंने 6 लगा दिया, कार्बन हो गए 6। ठीक है, इसके बाद में देखो आप हाइड्रोजन को देख लेता हूं। हाइड्रोजन इधर 12 है, तो यहां मैं 6 लगा देता हूं, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो आप कि ऑक्सीजन 6 दूनी 12, तो यहां पर और 6 यहां पर कितने हो गए, 18 हो गए। तो 6 ऑक्सीजन है यहां पर, तो मैं यहां पर 6 लिख देता हूं, तो ऑक्सीजन यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसके लिए 2 पदार्थों की आवश्यकता और होती है। एक तो होना चाहिए क्लोरोफिल और दूसरा होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो यहां तीर के निशान के ऊपर मैं लिख देता हूं, यहां तो हो गया आपका क्लोरोफिल और यहां हो गया सूर्य का
प्रकाश। ठीक है, अब देखो ये जो अभिक्रिया है इसका अर्ध आयुकाल होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। अर्ध आयुकाल को अपन ऐसे दिखाते T 1/2, तो इसका T 1/2 बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 10⁻12 सेकेंड। अच्छा अब देखो यहां पर मैंने लिखा T 1/2, इसका मतलब क्या है? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल का मतलब किस बात से है? अभिक्रिया के जो क्रियाकारक है वो आधे क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाए। ऐसा करने में उनको जो समय लगेगा ना वो क्या कहलाएगा? उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाएगा। भाई जो क्रियाकारक है तो आधे क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाए, इस काम में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल कहलाएगा। तो देखो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है 10⁻12 सेकंड, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये आधी कितने समय में संपन्न हो जाएगी? 10⁻12 सेकंड में संपन्न हो जाएगी। देखो बाद में हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, क्योंकि जब क्रियाकारक ज्यादा मात्रा में होता है ना तो अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है। जैसे जैसे क्रियाकारक कम होते जाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपन अर्ध आयुकाल शब्द काम में ले रहे हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधों में हर समय चलती रहती है। रात के समय जाकर के बंद होती है, दिन में वो कभी ज्यादा और कभी कम ऐसे चलती रहती है। तो इसलिए इस अभिक्रिया के लिए अपना अर्ध आयुकाल बता रहे हैं। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया है उसके आधे क्रियाकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जो समय लगा है वही क्या है? अर्ध आयुकाल है। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो भी एक प्रकार की तीव्र अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड होता है। तो यहाँ पर छोटा प्रश्न पूछ सकता है भाई अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं। अब तो देखो हरे पेड़ पौधों में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10⁻12 सेकंड होता है। 10⁻12 सेकंड होता है। ठीक है ना, तो ये अर्ध आयुकाल का ही संकेत है T 1/2 जो अपन ने लिखा है। तो इसके लिए भी मैं लिख देता हूं अर्ध आयुकाल होता क्या है। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए कि अभिक्रिया के आधे क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने में लगने वाले समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल कहते हैं। और
अर्ध आयुकाल को, ये टी और नीचे की तरफ दिखाना 1/2 से दर्शाते हैं। ये अर्ध आयुकाल का संकेत है। ऐसा जो अपन ने बनाया नहीं, ये अर्ध आयुकाल का क्या है, ये संकेत है। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों में संपन्न होने वाले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना है, कितना भाई 10⁻⁻12 सेकंड होता है इसका अर्ध आयुकाल। ये अपन ने रिएक्शन भी दिखा दी इसकी। ठीक है, तो ये तीव्र अभिक्रिया है। अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो ये प्रश्न छोटा बन सकता है, तो ये बता दिया हमने कि अभिक्रिया के आधे क्रियाकारकों को उत्पाद में बदलने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है और अर्ध आयुकाल का संकेत क्या होता है, T 1/2। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट कर लो। इसके बाद में जो मंद अभिक्रिया है उसकी बात करता हूं। ठीक है ना, तो नोट कर लो। अब ठीक है भाई, नोट किया आपने। मंद अभिक्रिया की बात करता हूं अब मैं, है ना। तो दूसरा जो प्रकार है, वेग के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन। तो भाई देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटों का या दिनों का या महीनों का या वर्षों का समय लगता है, उसे अपन बोलते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया, जंग लगने की क्रिया, तो लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो वर्षों तक चलती है। लोहा बाहर वातावरण में पड़ा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, जल के संपर्क में आ रहा है या नमी के संपर्क में आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगता रहता है और सालों बाद में जाकर के पूरा का पूरा लोहा जंग के अंदर बदल जाता है। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले मैं मंद अभिक्रिया की परिभाषा आपके लिए लिख देता हूं। क्या लिखेंगे इसके लिए अपन, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटों या फिर दिनों, महीनों या वर्षों का समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में अपन ले लेंगे कि जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्षों तक चलती है, तो यहां मैं ले लेता हूं, जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया
वर्षों तक चलती है। अब जैसे लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है, इसका अभिक्रिया का समीकरण अपन देख ले हुए। तो देखो जंग कब लगेगा, लोहा होगा, नमी या जल होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस होगी, तब लोहे पर जंग लगेगा। और लोहे पर जो जंग लगेगा उसका अणुसूत्र होता है Fe2O3.3H2। ये लोहे पर जो जंग लग जाता है ना, उसका अणुसूत्र है ये जंग का अणुसूत्र। ठीक है, समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, यहां फेरस 2 है और इधर कितना है, फेरस 1 है। तो यहां पर मैं 2 लगा करके इस फेरस को क्या कर लेता हूं, संतुलित कर लेता हूं। ठीक है, मेरा काम हो गया यहां पर। इसके बाद में आगे देखो कि आपके पास में जल के इधर कितने अणु हैं, 1 अणु है, जबकि इधर कितना अणु है जल का, 3 है। तो चलो मैं जल को संतुलित करने के लिए यहां 3 भी लगा लेता हूं। अब इसके बाद में देखो आगे आप, ये ऑक्सीजन बचा हुआ। भाई जल का जो अणु है उसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसको तो हमने ऐसे संतुलित कर लिया। लेकिन ये ऑक्सीजन है, इसके कितने परमाणु यहाँ पर, 3, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2। तो ये तो संतुलित हुआ ही नहीं, तो पहले इसको संतुलित कर लेते हैं अपन। तो देखो इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करें कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके यहाँ 2 लगा लेवे तो ये ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 लगा लेवे तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब ऐसा करने से हमारा पूरा जो समीकरण पहले अपन ने संतुलित कर दिया था ना, वो पूरा असंतुलित हो गया वापस। तो दोबारा चेक करो अब इसको। देखो फेरस कितने हो गए, 4 हो गए, 2 दूनी 4, जबकि यहाँ फेरस कितने दिखा रही थी अपन ने, 2 ही दिखाए। तो यहाँ पर अपन इसको क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जल को देखो, जल के 3 अणु है, लेकिन अब ये पूरा ही 2 से गुणा हो गया, तो 3 दूनी 6 जल के अणु हैं। तो मैं यहाँ पर 6 जल के अणु करने के लिए 6 लगा लेता हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन को दोबारा चेक करना चाहो तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली। तो लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो वर्षों तक चलती है, इसलिए वो एक मंद अभिक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अन्य उदाहरण देख लेते हैं इससे संबंधित, और अन्य उदाहरण। तो इसमें देखो KClO3, यह है आपका पोटेशियम क्लोरेट, 2 आयन मौजूद है इसमें, K+ और ClO3- पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम, ये क्लोरेट। ठीक है, इसको हम गर्म करें, ये डेल का निशान है, इसको डेल बोला जाता है, ग्रीक अक्षर है ये एक। और जहां पर भी ये निशान आ जाए तो समझ जाना भाई पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, क्रियाकारक को गर्म किया जा रहा है। या तो इसकी जगह अपन सीधा गर्म ही लिख देवे, या फिर ये डेल का निशान लगा देवे। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो आपको मिलता है KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो ये अभिक्रिया क्या है कि घंटों में जाकर के संपन्न होती है। जो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हो रहा है ना ये गर्म करने पर, तो ये क्रिया घंटों में जाकर के संपन्न हो पाती है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। समीकरण को बैलेंस कर लेवे अपन। तो देखो भाई, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर कितना है, ऑक्सीजन 2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहां तो मैं लगा लेता हूं 2 और यहां पर मैं लगा लेता हूं 3। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब KCl इधर 2 अणु है आपके पास में, तो यहां पर भी 2 कर लेता हूं मैं KCl। तो आपका समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। एक और उदाहरण देखो ऐसा ही, मंद अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसमें मैं ले लेता हूं आपके पास में CH3COOH, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूं C2H5OH एथेनॉल से। ठीक है, अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो समझो बात को। तो देखो CH3COO
तो यहाँ बीच में से इसको तोड़ना है आपको एक तो, ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो इसका H और इसका OH ये दोनों तो जल के रूप में निकल जाएंगे, HOH के रूप में। अब बचा हुआ क्या है देखो आपके पास में, यहाँ है CH3CO, CH3CO, ठीक है भाई, इसका ये हिस्सा ले लिया मैंने, OH छोड़ दिया इसके पास में अभी। अब इसका ये हिस्सा उठाना C2H5O, तो इसको क्या है जोड़ना यहाँ पर, तो ऐसे घुमा करके जोड़ना, पहले O लिखा जाएगा फिर C2H5 लिखा जाएगा, तो O C2H5, ठीक है ना, ऐसे बनाना इसको। पहले O लिखना यहां पर, जैसे आपने यहां जोड़ा CH3CO, फिर ये O और फिर आगे C2H5, दोनों ऑक्सीजन परमाणु को साथ में रखना। तो इसे बोला जाता है, ये जो यौगिक आपको मिला इसे बोला जाता है एथिल एसीटेट, इसको बोला जाता है एथिल एसीटेट। और साथ में आपको जल मिलेगा HOH, इसको HOH दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये जल मिल गया आपको। इसका नाम बताया था हमने एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, और इसका नाम बताया था हमने एथेनॉल। तो देखो मंद अभिक्रिया के लिए अपन ने क्या सीखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों का समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। और लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्षों तक चलती है, इसलिए उसको हमने मंद अभिक्रिया बोल दिया। तो ये लोहा है, जल है और ऑक्सीजन है, तीनों आपस में अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये दो अन्य उदाहरण हो गए जिसके अंदर घंटों का समय लगता है अभिक्रिया को संपन्न होने में। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन बातों को नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट किया, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन ने तीव्र और मंद ये दोनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है या एक ही दिशा में, इस आधार पर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभिक्रियाओं का वो प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।